नहीं नहीं मिस्टर वर्मा, मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं कल की फ़्लाइट से आती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं मिस्टर वर्मा, कैसे भी संभाल लीजिए आप। हाँ, मैं कल रात की फ़्लाइट से आ रही हूँ ना। आप क्लाइंट से परसों का ले लीजिए अपॉइंटमेंट। हाँ। मम्मा उठो प्लीज, मम्मा मम्मा। आखिर ये हो क्या रहा है? कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है। दिन दहाड़े भीड़ में एक महिला का खून हो गया और कातिल सबकी नजरों से बचकर फरार हो गया। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आए दिन अखबार, टीवी और ऐसे दूसरे माध्यम से कत्ल की वारदातों की खबर आती रहती है, लेकिन अभी अभी जो आपने देखा वो अपने आप में एक चौंका देने वाली घटना थी। जिस महिला का कत्ल हुआ वो कौन थी? आमतौर पर ऐसी वारदातों की वजह आपसी दुश्मनी, बदला या पैसे से जुड़ी होती है, लेकिन इस खून के पीछे खूनी का क्या इरादा था? अपराधी ने इस घटना को इतनी सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जिससे यह पता चल रहा था कि कत्ल किसी नौसिखे ने नहीं किया, बल्कि किसी ऐसे इंसान ने किया है जिसे पुलिस और प्रशासन का कोई डर ना हो। इस घटना ने शहर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। आखिर ये पूरा मामला क्या था और क्या ऐसा खतरनाक अपराधी कानून की गिरफ्त में आ पाएगा? ये जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी की ये सनसनीखेज वारदात। मिथिला, मिथिला बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगी। तुम लोग बस तैयार रहना, ठीक है? मिथिला। अच्छा सुन, मैं अभी रखती हूँ, चाचा जी आ रहे हैं, ठीक है? अब उन्होंने देख लिया तो मैं आना मुश्किल कर देंगी। चल बाय। मिथिला बेटा। हाँ जी। अरे तुम क्या कर रही है? चलो पूजा के समय। हाँ हाँ, चलिए चलिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। हाँ चाचा जी आ रही। माँ और बाबूजी से पहले आशीर्वाद तो ले लो। आरती भी। अच्छा एक बात बताइए चाचा जी, आप हमेशा भगवान की पूजा करने से पहले माँ बाबूजी की पूजा करते हैं, क्यों? बेटा, बड़े भैया और भाभी को मैं ईश्वर से ज्यादा पूजनीय मानता हूँ। मेरे लिए तो ये भगवान से भी बढ़कर है, और तुम इनकी बेटी हो तो मेरे लिए तो तुम भी भगवान का अंश हो गई ना। बस बस बस, बहुत लाड प्यार हो गया चाचू से। जल्दी तैयार हो, क्या देर हो रही है? तैयार? मैं तो तैयार हूँ। अरे आज सूरज कहाँ से निकला भाई? आज मैं आपसे पहले तैयार हो गई। भाई हमेशा तो पहले मैं तैयार होता था, आज तुम पहले तैयार हो गई। चाचा जी आप भी ना। चलो देर हो रही, मैं अपना सामान ले आऊं। एक मिनट, आपका सामान मैंने पहले से ही तैयार करके रखा। आपकी छतरी। वाह बेटा वाह, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से समझती हो। सच में मन गदगद हो गया। चलो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, आप ये हमेशा छतरी क्यों लेकर जाते हैं? बाहर बारिश तो है नहीं। अरे मेरी बच्ची, सिर्फ बारिश से नहीं, धूप से भी तो बचाता है ये छाता। अबे बुढ़ापे में मेरे लाठी का काम यही देगा ना। अच्छा ठीक है, अब देर नहीं हो रही? अरे हाँ भाई। चलो सर, सारा हिसाब किताब इसमें लिख दिया है, लेकिन इस फाइल को रखे कहाँ? किसी के हाथ लग गया तो गजब हो जाएगा सर। एक्सक्यूज मी सर। कितनी बार आपको बोला है गंगाराम जी कि बिना पूछे अंदर मत आया कीजिए, लेकिन आप कुछ समझते ही नहीं। इतनी उम्र हो गई है आपकी, कम से कम इतनी समझदारी तो आपके अंदर होनी चाहिए। माफी चाहता हूँ सर, लेकिन ये जरूरी काम था। ये कॉलेज फंड की फाइल। ठीक है, रख दीजिए वहां, हम बाद में देख लेंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा कितना जरूरी काम कर रहे हैं? अब जाइए और दोबारा बिना पूछे अंदर मत आइएगा प्लीज। जी? अब मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं? जाइए अपना काम कीजिए। जी 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 सर। ये गंगाराम बहुत ही ईमानदार आदमी है। अगर इसे हमारे बारे में पता चल गया तो ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इससे बच के रहना होगा।
मिथिला, तुमने अपना प्लान तो बना लिया है ना? तुम्हारी ही प्रॉब्लम रहती है। क्या करूं यार, चाचा जी की टेंशन रहती है कि कहीं देख ना ले। अभी ऑफिस में देख कर आई हूँ, बिजी हैं। तुम्हारा क्या है अमित, चल रहे हो ना? हाँ, तुमने मम्मी पापा से पूछा? उनकी परवाह करता कौन है, और उनको पूछ कर होगा भी क्या? माँ बाप बच्चों के लिए अभिशाप के अलावा और कुछ नहीं होता। लगता है आज तुम्हारा फिर से तुम्हारे पापा के साथ झगड़ा हुआ है। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है अपनी फैमिली के साथ? छोड़ो ना यार, कुछ और बात करते हैं। ओके मिथिला, तुम क्या सिर्फ बहन जी बन के जाओगी हमारे साथ? कोई ढंग के कपड़े तो पहन के आती। एक मिनट, कूल। तो मेरे बैग में सिर्फ किताबें नहीं होती। तो क्या बोलते हो, लगी 500 की? लगी, लेकिन मुझे पता है विशाल, तुमसे नहीं होगा। आखिर जीतना तो हमें ही है। क्या बात है, बहुत कॉन्फिडेंस तुमको है। अरे अभी हम बताते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हाँ, मुकर मत जाना तो अपने बात पे। नहीं मुकरेंगे बॉस, पहले करके तो दिखाओ। और पता है वहाँ जब मैं गई तो इतना मजा आया सीरियसली। और अबे पगला गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रहे थे? मार के फाड़ दूंगा तुझे। बाप रे बाप भैया जी, हमको तो डर लग रहा है। अब तो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, हम तो डर गए भैया जी। अमित, चलो यहाँ से, जाने दो। इन लफंगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। वैसे भी ये लोग नहीं सुधरने वाले। अरे तो हम क्या कर रहे थे कि वो नहीं लग सकता तो तुम ही लग लो ना हमरे मुंह। अरे बाप रे, माँ कसम, हम सुधर जाएंगे। अब बहनों के भैया को तो चोट लग गई, अब भैया जी मरहम पट्टी करवाएंगे बहनों से। हैं? मरहम पट्टी तो मैं तुम्हारी करवा दूंगा, तुम जैसे को संभालना ना अच्छे से आता है मुझे। चलो चलो यहाँ से। अरे तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को संभाल नहीं पाया, अब तुम हमको क्या संभालोगे बे? अबे लौंडे हो, बाप बनने की कोशिश मत करो। अरे इनको तो हमारी जरूरत है। इस विशाल की हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। पहले तो सिर्फ कमेंट करता था, अब तो इसने हद ही कर दी। हाँ यार, और अमित को भी तो कितनी चोट लगी है। क्या जरूरत है उनसे लड़ने की? हाँ, बेकार में कितनी चोट लग गई। तो क्या चुपचाप नामर्दों की तरह बैठा रहता? और लड़के क्या हासिल कर लिया? अमित, ये कैसी लगी है? खून सूख गया है, पुरानी लग रही है। छोड़ो ना, पता नहीं कब लगी। कहीं तुम्हारे पापा ने तो? छोड़ो ना यार, बचपन से ऐसी चोट लगती आ रही है, तो आदत सी हो गई है। तुम्हारे पापा जल्लाद है क्या? कोई इतना बेरहमी से अपने बेटे को मारता है? हमारे भी तो मम्मी पापा हैं और हमें कितना प्यार करते हैं। अपने माँ बाप के गुणगान गाना बंद करो, किसी के माँ बाप अच्छे नहीं हो सकते, सब दिखावा है। माँ बाप ने तो जिंदगी जहन्नुम बना दी, हमसे बेहतर जिंदगी तो अनाथों की है। सोच समझ कर बोलो अमित, मिथिला को बुरा भी लग सकता है। आई एम सॉरी मिथिला, मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना था, बस गुस्से से मुंह से ऐसे ही निकल गया। कोई बात नहीं अमित, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। मुझे अपने माँ बाप को खोने का गम जरूर है, पर तुम लोगों को पता है, जब मैं चाचा जी के साथ होती हूँ ना, तो मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ। छोड़ो ना इन सब बातों को, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये विशाल है, इसका क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इसका। मिस्टर प्रिंसिपल, वो गुंडा मवाली विशाल आए दिन मेरी बेटी रीतू को छेड़ता रहता है, और आप यहाँ हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। Why don't you resticate the student from your college? आप उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे आज उसने मेरी बेटी को छेड़ा है, कल किसी और की बेटी को छेड़ेगा। हो क्या रहा है इस कॉलेज में आखिर? आपको नहीं लगता कि हमारी डॉटर्स की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? देखिए मैडम, आप मेरी बात भी तो सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए, या तो कुछ सख्त एक्शन लीजिए विशाल के खिलाफ, नहीं तो मुझे कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। सर प्लीज, आप मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए विशाल के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना मुश्किल है, क्योंकि
विशाल स्टूडेंट यूनियन का लीडर है। अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ भी किया तो स्टूडेंट यहाँ हंगामा खड़ा कर देंगे। कहना क्या चाहते हैं आप? यूनियन लीडर है, इसका क्या मतलब है कि वो कुछ भी करता रहेगा, उसकी मनमानी चलती रहेगी? लिसन मिस्टर प्रिंसिपल, वो कितना भी बड़ा दबंग क्यों ना हो, उसने गलती की है और उसको उसकी गलती की सजा देनी पड़ेगी, और ये सजा देंगे आप। मिथिला, देखो तुम लोग मुझसे जबरदस्ती हाँ बुलवाने की कोशिश मत करो। हाँ, मुझे मालूम है कि कल संडे है और तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि चाचा जी घर पर रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कल आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कुछ पक्का नहीं कह सकती। ओके? हाँ हाँ ठीक है, और एक काम करना, अमित को भी बता देना, ठीक है? चल अच्छा, अभी रखती हूँ, चाचा जी अगर सुन लेंगे तो आने नहीं देंगे, ठीक है? चल बाय। बेटा, अच्छा पढ़ाई हो रही है? जी चाचा जी। खाना खा लिया बेटा? नहीं, आपका वेट कर रही थी। आज आपके मनपसंद आलू मेथी की सब्जी बनी है, आपको बहुत पसंद है ना? क्या हो गया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ बेटा, बैठिए। दरअसल आज कॉलेज में जो हंगामा हुआ, फिर विशाल को सस्पेंड कर दिया गया, इन सब बातों से थोड़ा परेशान है। ये आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, पढ़ाई लिखाई के बजाय ये छिछोरी हरकतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो बेटा, हम बड़े लोग नहीं हैं, इसलिए तुम इन चीजों से जरा दूर ही रहना। अपनी पढ़ाई लिखाई और करियर पर ध्यान दो बेटा। ये सब बातें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत करिए चाचा जी, मैं इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहती हूँ। मुझे पता है, बस ऐसे थोड़ा डर जाता हूँ। अरे चलो, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खाते हैं, कल संडे है, पढ़ाई करती रहना, तुम्हारे बनाए हुए फेवरेट मेरे आलू मेथी का स्वाद चखते हैं। कौन कौन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए। फाइनली शैली आई। कितना टाइम लगा दिया। ये क्या है? शैली, ये क्यों लेकर आई हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शराब की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। क्या मिथिला, तुम भी ना? शौक पूरे करने का यही तो वक्त है। यार, ये अमित कहाँ रह गया? ये सब करना तो उसी का काम था और कर हम रहे हैं। हाँ, मैं उसी को फोन कर रही हूँ, पर अनरीचेबल आ रहा है। शायद रास्ते में होगा, आता ही होगा। हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं। नहीं, तुम लोग पियो ना, मैं नहीं। प्लीज। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ एक सिप। ओके। और प्रॉमिस करो, उसके बाद तुम लोग बिल्कुल फोर्स नहीं करोगे। ओके श्योर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या सनी? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम नहीं नहीं नहीं। हाय। कहाँ थे इतनी देर? मिथिला ने कितनी बार तुम्हें फोन किया? सॉरी यार, बाइक का टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए लेट हो गया। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?
शैली, शैली संभालो खुद को। इंस्पेक्टर साहब, इस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या नहीं? इतने पॉश इलाके में दिन दहाड़े इतने बड़े लोगों का इतनी सिक्योरिटी के बीच में कोई आकर मर्डर कर देता है, वो भी उनके घर में घुसकर, और आप खड़े हैं। मैडम, कानून, पुलिस और सिस्टम को कोसने से गुनहगार तो नहीं पकड़ा जाएगा ना। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपना काम करने दें। देखो बेटा, आप पर इस वक्त क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें कुछ सवाल पूछने होंगे जिससे आपके मम्मी पापा के कातिल को पकड़ने में हमें मदद मिलेगी। जरा सोच के बताइए कि आपके मम्मी पापा की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, या किसी प्रकार का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं सर, मम्मा पापा का सबसे अच्छा रिलेशन था और उनका किसी से झगड़ा भी नहीं था। फिर क्या वजह हो सकती है? यहाँ के हालात देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि कातिल जबरदस्ती या इस घर के लोगों की मर्जी के बगैर अंदर आया होगा। उसने कोई सबूत भी नहीं छोड़े हैं, इसका मतलब तो ये है कि ये कातिल इस परिवार का परिचित है और घर वालों की मर्जी से ही अंदर आया था। सर, घाव देखकर लगता है कि किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। लगता है किसी गुप्ती जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया है। और कातिल कत्ल करने के बाद सारे सबूत मिटाकर तुरंत गायब भी हो गया। उसने बहुत सोच समझकर ये खून किया है। सर, किसी कीमती सामान या कैश गायब होने के भी सबूत नहीं मिले। यादव जी, एक काम करो, दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, ठीक है? करवाओ। तेरे गुंडागर्दी के चर्चे पूरे कॉलेज में मशहूर हैं। शैली के माँ बाप ने तेरे को सस्पेंड कराया था कॉलेज से। तूने उनका खून करके बदला ले लिया है ना? वाह इंस्पेक्टर साहब, बहुत बढ़िया कहानी बनाते हो। अरे तुमको किसी ना जासूसी किताब का लेखक होना चाहिए था। क्या कर रहे हो यहाँ पुलिस में? अच्छी किताब लिखो, फेमस हो जाओगे। बकवास बंद कर। बकवास? हम बकवास कर रहे हैं? मतलब तुम ये चाहते हो कि जो कहो हम मान लें, हैं? अरे हमने जब कहा ना कछु नहीं किया है तो कछु नहीं किया है। कुछ नहीं किया है और मान जाओ, वरना का इंस्पेक्टर साहब? क्या कर लोगे? थोड़ा सब्र रखो, खुद ही मालूम पड़ेगा अभी सब, समझे? इंस्पेक्टर साहब, बिना पुख्ता सबूत के आप मेरे क्लाइंट को हिरासत में नहीं रख सकते। आपको इन्हें रिहा करना ही होगा। समझ गए? चलते हैं इंस्पेक्टर साहब, चलिए। वकील ठीक कह रहे हैं सर। इस विशाल के खिलाफ हमें अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। हो सकता है ये कातिल नहीं हो, कत्ल किसी और ने किया हो। इसने नहीं किया, फिर किसने किया? कौन हो सकता है? कहाँ जा रहे हो जल्दी में? आपको इससे मतलब? आप प्लीज बाप बनने की एक्टिंग बंद कीजिए। तुझे शर्म नहीं आती? क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? तेरी माँ के तलाक के बाद भी माँ बाप का प्यार दिया तुझे। हो गया, अब ये ड्रामा बंद कीजिए, मुझे देर हो रही है। किसने ऐसा घिनौना काम किया होगा और क्यों? अंकल आंटी की तो किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा भी नहीं था। हाँ, बस उस लोफर विशाल को सस्पेंड करवाया था। हाँ, पर विशाल को भी पुलिस ने सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो भी कातिल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कब तक रोती रहोगी तुम? बंद करो ये रोना धोना यार। बिना माँ बाप के कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें, बल्कि अभी बेहतर हालात में हो तुम। ये आंसू बहाने बंद करो अभी। पागल हो गए हो अमित?
क्या बकवास कर रहे हो? अरे देख नहीं रहे किस हालत में है वो? अरे कम से कम अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहो। नहीं नहीं मिस्टर वर्मा, मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं कल की फ्लाइट से आती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं मिस्टर वर्मा, कैसे भी संभाल लीजिए आप। हाँ, मैं कल रात की फ्लाइट से आ रही हूँ ना। आप क्लाइंट से परसों का ले लीजिए अपॉइंटमेंट। हाँ। ये केस सुलझता ही जा रहा था। पहले एक पॉश इलाके में 2 लोगों का बेरहमी से खून हो गया, फिर एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक महिला का ठीक उसी तरह से और वैसे ही हथियार से खून हो गया, लेकिन ना कोई सबूत और ना कोई गवाह। कातिल कानून की परवाह किए बिना वारदात को अंजाम दिए जा रहा था। कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़खानी और अपनी दबंग प्रवृत्ति की वजह से पुलिस ने विशाल पर शक किया और उसे गिरफ्तार किया, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उन्हें विशाल को छोड़ना पड़ा। कड़ी पूछताछ के बावजूद भी पुलिस को विशाल से कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। पुलिस उलझन में पड़ी थी कि आखिर खूनी का असली मकसद क्या था और वो क्यों इतनी बेरहमी से वारदात किए जा रहा था। क्या पुलिस को कातिल का कोई सुराग मिला? क्या गुनहगार पकड़ा गया? या दर्दनाक कत्ल का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा? मम्मा उठो प्लीज, मम्मा मम्मा चुप हो जाए मम्मा, प्लीज उठो, संभालो अपने आप को। मैं ना तेरे साथ। आखिर ये हो क्या रहा है? प्लीज उठो। कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है। बेटा, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा बेटा। आखिर सारे खून एक ही तरीके से हो रहे हैं और हथियार भी सेम है, और इस कातिल की तो हिम्मत बहुत बढ़ गई, इसीलिए उसने इतने भीड़ भरे इलाके में ये मर्डर करने का जोखिम उठाया और भीड़ के बीच में गुम हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। सर, वारदात की जगह सबसे पूछताछ की, लेकिन ना कोई गवाह मिला और ना ही कोई सबूत। ये विशाल को सस्पेंड करवाया था ना, उसके लिए मिस्टर और मिसेस कटारिया के साथ मिसेस माथुर भी गई थी। जी सर, लेकिन सर इस विशाल के खिलाफ हमें कोई गवाह या सबूत नहीं मिला है। तो खोजो, ये विशाल के खिलाफ गवाह और सबूत खोजो। मुझे पक्का भरोसा है कि ये काम उसी का है, और जो लोग विशाल को सस्पेंड कराने गए थे, ये सारे खून उन्हीं के हुए। शायद उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा, और तो कोई बात मुझे नजर नहीं आती। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी, एम्बुलेंस बुलाओ। चलो उठाओ। कहाँ इंस्पेक्टर साहब, ये हफ्ता मांगने का नया तरीका निकाले हो क्या? अभी सब पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र रख। अच्छा सर, इसके पूरे घर की तलाशी ले ली है, इसके घर का सारा सामान छान मारा है। इसकी बाइक की तलाशी लेते वक्त ये गुप्ती मिली है। गुप्ती? ये क्या कर रही है तेरे पास? अरे कॉलेज में झगड़े वगड़े होते रहते हैं ना, तो हम अपने सुरक्षा के लिए रखे हैं इसको। सुरक्षा के लिए या खून करने के लिए? अरे काहे ड्रामा कर रहे हो इंस्पेक्टर? अरे काहे ना हमने कुछ नहीं किया है, अब काहे हम पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? रुक, ये गुप्ती को मैं लेबोरेटरी भेजता हूँ, और रिपोर्ट आने के बाद हमारे पास तेरे खिलाफ सबूत भी होंगे। इंस्पेक्टर, अरे इंस्पेक्टर, हमने पहले भी कहा था, काय इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के बैठे हो हैं? काय टाइम बर्बाद कर रहे हो? जाके जासूसी किताब लिखो, बहुत फेमस हो जाओगे, समझे? और अब ऐसा है कि हमारा कछु नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम बर्बाद कर लिया, अब हमको यहाँ से निकलने दो। सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत उचक लिया बच्चू, अब तो तू गया। इंस्पेक्टर साहब, बढ़िया से देख लीजिए, तसल्ली हो गई? चले
मिलते हैं। चलिए वकील। वकील साहब चलिए। आपने जाने क्यों दिया इसे? मुझे पूरा यकीन है कि यही गुनहगार है। सारे खून इसी ने किए हैं। देखिए, हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं और हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, और बगैर सबूत के हम उसको हिरासत में भी नहीं ले सकते। और आप फिक्र मत कीजिए, हम एक न एक दिन गुनहगार को पकड़ ही लेंगे। एक न एक दिन हमारे पास उसके खिलाफ सबूत होंगे। फिर देखता हूँ कैसे जाता है। अरे यादव जी, ये गुत्ती लेकर लेबोरेटरी जाओ। जी सर। अब आप लोग भी घर जाओ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस लैब रिपोर्ट के अनुसार तो गुप्ती पर कोई खून का निशान ही नहीं है। हमारे पास विशाल को छोड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। सर, वो बहुत चालाक आदमी है। वो चालाक आदमी है या हम किसी गलत आदमी पर नजर गड़ाए बैठे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है सर? उसके अलावा और कौन खून कर सकता है? अरे यही तो हमें पता करना है, क्योंकि खून एक विशेष तरीके से हो रहे हैं। और हाँ, मिथिला और अमित के घर वालों को थोड़ा सतर्क कर दो, क्योंकि हो सकता है कि इस खूनी का अगला निशाना इनमें से कोई हो। और हाँ, विशाल पे नजर रखे रहना। जी सर। कातिल का अगला निशाना कौन होगा ये हम कह नहीं सकते। फिर भी किसी बात या घटना की शंका आपको हो तो आप हमें सूचित कर दीजिएगा, ठीक है? आइए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब कि कोई मेरा खून क्यों करेगा। हाल ही की घटनाओं को देखते हुए हम कुछ कह नहीं सकते, पर हमारा मशवरा है कि आप लोग सतर्क रहें, ठीक है? चलो। पुलिस मुस्तैदी से इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खूनी का कोई अता पता नहीं था। इस केस की वजह से हर तरफ डर का माहौल बन गया था। सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि किसी ने एक आम दंपति का इतनी बर्बरता से खून क्यों किया। क्या कातिल के निशाने पर कुछ और लोग भी थे? किसने मारा मेरे बेटे को? क्यों? खूनी ने कान के पास गुप्ती से वार करके बड़ी बेरहमी से खून किया है। खूनी ने इसका खून किया क्यों है? माजरा क्या है? और खूनी की इससे दुश्मनी क्या हो सकती है? अब खूनी को तो कोई नहीं टाल सकता ना। जवान बेटे की मौत माँ बाप के लिए कितने बड़े दुख की बात है, मैं समझ सकता हूँ। आपको दिल मजबूत करना होगा। आखिर ये सब कर कौन रहा है? एक एक करके सब मरते जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कब तक चलेगा ये सब? हौसला रखो बेटा, पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है ना। इस बार भी कातिल ने गुप्ती की तरह किसी हथियार का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि ये सारे खून एक ही आदमी कर रहा है। सर, हमारा पूरा शक सिर्फ विशाल पर ही था। हमारी पूरी नजर है उस पर, लेकिन जब ये खून हुआ तो वो यहाँ शहर में था ही नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर अय्याशी कर रहा था। इस बात के पूरे सबूत हैं उसके पास। फिर कौन हो सकता है? पर ये खूनी अपने अगले शिकार पर हमला करे उससे पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। पर कैसे? चाचा जी अभी तक नहीं आए। हे भगवान, प्लीज मेरे चाचा जी को सही सलामत घर पहुंचा देना। अरे 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 कहाँ गए थे आप? हाँ,
कितनी परेशान हो गई थी मैं, कैसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में। अब ठीक तो है ना? हाँ ठीक। आप कहाँ थे? बेटा दरअसल मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि तुम बुझी बुझी सी दिख रही थी, इसके लिए तुम्हारी मनपसंद मिठाई ये इमरती लेके आया हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ। बस वो राम जी हलवाई के पास गया था, उससे बातें करने बैठ गया तो समय का पता ही नहीं चला। आप ठीक ठाक हैं और मेरी देखभाल के लिए मेरे साथ हैं। मेरे खुश रहने के लिए इतना ही काफी। और अब प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप जहां भी जाएंगे मुझे बता कर जाएंगे। पक्का? पक्का। कलेक्शन तो बहुत आया सर इस बार। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल। विशाल बेटा आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ प्रिंसिपल, इस बार लगता है बहुत कलेक्शन हुआ है। लाओ लाओ, एक दे दो कुछ पैसा हमको भी, जैसे हर साल देते हो वो बंद कर दो हमारा। लाओ, कि कॉलेज के फंड में से तुम कितना घपला करते हो। हाँ, ये कहाँ दे रहे हो? 1000 का नोट दो। अरे लाओ, तुम गिनते रहो। हैं तो कितना समझदार है। चलो जीते रहो। लगता है प्रिंसिपल का कलेक्शन इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। इंस्पेक्टर वो रहा खूनी। फास्ट, ज्यादा फास्ट चलो। नहीं नहीं, मेरे पास मत आइएगा। वहाँ पे खूनी है, आपने सारे खून किए हैं। तुम मुझसे क्यों डर रही हो बेटा? अरे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ बेटा। उन दरिंदों की संगत में अगर तुम आ जाती तो तुम भी बिगड़ जाती। तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या मुंह दिखाता, क्या कहता उनसे? अरे वो समाज की गंदगी है और समाज की गंदगी को साफ करने की हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अरे इसमें तो तुम्हें मेरा साथ निभाना चाहिए। वो लोग गंदे लोग हैं, वो बिगड़े हुए हैं और मैं तुम्हें कैसे बिगड़ने देता? और तुम मुझसे डर रही हो। मैं चाचा हूँ तुम्हारा। नहीं नहीं, आप मेरे चाचा हो ही नहीं सकते। मेरे चाचा किसी का खून नहीं कर सकते थे। आप एक खूनी दरिंदे है, दरिंदे, जिसने अपनी सनक में सबको बेरहमी से मार डाला। नहीं, अब मैं आपके साथ यहाँ डर के साए में नहीं रह सकती। मैं तुम्हें इस तरह बिगड़ने की आजादी नहीं दे सकता, समझी तुम? इससे अच्छा तो ये कि मैं तुम्हें ही मार दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह बिगड़ते हुए नहीं देख सकता बेटा। तुम मर के अपने माँ बाप के पास जाओ। नहीं नहीं, उनके साथ आराम से रहो। मैं सारी जिंदगी तुम्हें याद करता रहूंगा कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हुआ करती थी, लेकिन मैं तुम्हें बिगड़ने की आजादी नहीं दे सकता। मिथिला की जान खतरे में है, खूनी उसका भी खून कर सकता है। बात Ah!
एम्बुलेंस को फोन करो। क्या हुआ? सर वो भाग गया। सर तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाओगे इंस्पेक्टर। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अपनी जान बचाओ। चाचा, अब ये सब चालाकियां बंद कर दो और कुछ चालाकियां बचा के रखो, दूसरे कैदियों से बचने के काम आएगी। चलो ले चलो इसको चल। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते तो तू तो अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ता। सीधे सीधे बोल कि इतने सारे मासूम लोगों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मासूम? कौन मासूम? किसे मासूम कह रहे हो तुम? वो मासूम नहीं थे ना। मेरी नजर में वो इस समाज के गंदे कीड़े कीड़े। अरे उनके बच्चे, ये मिथिला के दोस्त मेरी बच्ची को बिगाड़ने पे तुले हुए थे। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? उनके माँ बाप जिन्होंने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए उन्हें। अरे एक नंबर के बिगड़ैल हैं? उनकी वजह से ये बच्चे बिगड़े और ये बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। इसीलिए मैंने उन्हें मारने का फैसला कर लिया और मैं सबसे पहले ये मिथिला की दोस्त शैली के घर गया। आप शैली के दोस्त मिथिला के चाचा जी हैं ना? आप उसी के कॉलेज में काम करते हैं ना? जी हाँ, मैं दरअसल बच्चियों के बारे में ही आपसे बात करने के लिए आया था। आइए आइए, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। क्या सनी? क्या हुआ? क्या हुआ? एक गंदगी को तो मैंने हटा दिया था। अब बारी थी रितु की माँ मिसेस माथुर की। रितु को बिगाड़ने में मिसेस माथुर का भी पूरा हक था, क्योंकि उसने बचपन से अपनी बेटी को संस्कार ही नहीं दिए। इसलिए मेरी नजर में वो समाज की सबसे बड़ी गुनहगार थी और इसीलिए फिर अगला निशाना मैंने उसी को बनाया। नहीं मिस्टर वर्मा, नहीं, मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगी। और अमित को क्यों मारा? उसकी क्या गलती थी? गलती? अरे उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने मेरी प्यारी भतीजी उसके साथ प्यार करने की कोशिश की। क्या है? अमित को भी बता देंगे, ठीक है? अच्छा चल, चाचा जी आ रहे हैं, मैं रखती हूँ। ओके बाय। कैसे बर्दाश्त करता मैं? इसलिए मौका मिलते ही मैंने उसे हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। और विशाल को मारने की कोशिश ही कहोगे। अब आप मार नहीं पाया ना उसे। ये मेरी बदकिस्मती थी और उसकी खुशकिस्मती ही कि वो बच गया। पूरे कॉलेज में दबंग बन गई। ये सारे बच्चे बच्चियों को सताता रहता है, तंग करता है वो। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद
अरे उसे तो सबसे पहले मारना चाहता था मैं, सबसे पहले। वो मेरी मिथिला को तंग कर रहा है। अरे कैसे छोड़ूंगा मैं उसे, हैं? मौका मिलते ही मैं उसे मारने ही बोला था कि ये आ गई और इसने सब देख लिया। मैं तो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेटा, इसे मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूं बेटा, मगर एक नहीं सुनी इसने, एक नहीं सुनी, डर के भाग गई मुझसे। तुम वाकई में एक सनकी पागल हो। तुम्हारे सनकीपन ने कितने लोगों की जान ले ली है, और तुम्हारे जैसे सनकी को खुला छोड़ना पूरे समाज के लिए खतरा है। और सुन, तेरे को जेल के साथ साथ है ना, साइकियाट्रिस्ट की भी जरूरत है। लेकिन चुप, बकवास बिल्कुल बंद कर तेरी बकवास। ले जाओ इसको। चुप हो जाओ मिथिला, हम सब यहाँ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो मिथिला। मिथिला को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चाचा को वो अपने पिता की तरह प्यार और सम्मान देती थी, उसी ने इतना घिनौना गुनाह किया। लेकिन इस बात को सामने आते आते बहुत देर हो चुकी थी। मिथिला के दोस्त ऋतु और शैली के माँ बाप और अमित गंगाराम के सनक के शिकार हो चुके थे। अदालत ने 52 साल के गंगाराम मिश्रा को मानसिक रोगी मानते हुए समाज के लिए खतरा बताया। सीरियल मर्डर के जुर्म में गंगाराम मिश्रा को दोषी करार देते हुए अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। मिथिला, शैली और ऋतु ने हार ना मानते हुए एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बेहतर तरीके से जीने का फैसला किया। आज की इस व्यस्त जिंदगी में हम अपने आसपास मंडरा रहे खतरे का एहसास नहीं करते, और अपराधी हमारी इसी लापरवाही का फायदा उठाकर अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं, हमारी भी है। किसी भी मामले पर जरा भी शक होने पर तुरंत पुलिस को इत्तला करें। इसके साथ ही मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म से जंग करते हुए एक और घटना के साथ। सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान